बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए मैं आपके सामने इस वीडियो में अपने क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड का, कहानी वाले खंड का की पहली कहानी का सारांश लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जो है नेताजी का चश्मा। आपने नाम क्या साल भर में तो इसके बारे में पढ़ा ही होगा। नेताजी हमारे बीच में किस नाम से, नेताजी किनका संबोधन उपनाम है आप लोग सभी जानते होंगे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनकी चश्मे को इंगित करती हुई ये कहानी है, ठीक है ना। और इसको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। स्वयं प्रकाश जी जीवनी 1947 में ये इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और घूमने फिरने के दौरान, अपने काम के दौरान ये अपने अलग अलग जगहों पर रहे। भोपाल तो मध्य प्रदेश में ही हुआ आपको, लेकिन राजस्थान में इन्होंने बहुत दिनों तक नौकरी की थी और उसके बाद इन्होंने अलग अलग बहुत सारी कहानियाँ लिखी, जिसका अपना संकलन अलग अलग तरीके से संकलित होकर के बीच बीच में निकलता रहा। ये समाज से रिलेटेड ज़्यादातर लेखकों या कवियों की जब कविताएं या कहानियां आप पढ़ेंगे और उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे तो ज़्यादातर लेखनी जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हर एक लेखक या कवि के जीवन से ही संबंधित होती है। वो जैसे वातावरण में रहते हैं, भाषा पे उनके अगल बगल का, आस पड़ोस के व्यक्तित्व का प्रभाव, उनके अपने पारिवारिक जीवन का प्रभाव ही कहीं ना कहीं पड़ता है और सहज शब्दों में लिखा जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में, ज़्यादा कठिन भाषा में जो चीज़ें लिखी जाती हैं ना, वो थोड़ी कम ही फेमस हो पाती है, प्रसिद्ध हो पाती है, क्योंकि वो जनमानस तक उतना नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये लोग बहुत ही साधारण शब्दों में इन्होंने लिखा है, ठीक है। और नेताजी का चश्मा, इस कहानी में मुख्य पात्र आपको हैं। एक कहानी क्या होता है? एक कहानी ये होता है कि एक बात के बारे में पूरी बात बताई जाए, जहाँ पे एक शुरुआत होता है, फिर उसमें एक उठान आता है, मतलब उसके चरमोत्कर्ष पे हम लोग जाते हैं कि फीलिंग में, भावना में ये आता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर उसका एक ढंग का अंत भी होता है, उसको हम लोग कहानी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नेताजी के चश्मा पाठ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ पात्र हैं जो कि ज़्यादा महत्व रखते हैं। पहला आपको शुरुआत ही होती है हालदार साहब से। हालदार साहब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा, साहब यानी कि अधिकारी हैं, जो एक कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में काम के दौरान उनको हर एक 15वें दिन के लगभग एक कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा क्या हुआ? एक छोटा सा क्षेत्र हुआ, गांव का एक छोटा सा क्षेत्र हुआ और उस कस्बे से, जैसे मोहल्ला बोलते हैं ना हम लोग, तो उससे गुजरते हैं। और वहाँ पर आपने बहुत जगहों पर देखा होगा कि हमारे देश में आपको बहुत जगहों पे जो मूर्ति लगी हुई रहती है किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, जो ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, या किसी, अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों की ही मूर्तियाँ आपको चौक चौराहे पे लगी हुई दिखती हैं। चौक चौराहों पर उनकी मूर्तियों को लगाने का उद्देश्य क्या होता है? कभी सोचा है आपने? तो सोचिए, नहीं सोचा है तो सोचिए, ठीक है ना। ये पाठ एक्चुअली इसी सबसे संबंधित है कि हर एक चौक चौराहे पे प्रायः एक मूर्ति स्थापित की जाती है। उसका उद्देश्य ये होता है कि हर एक व्यक्ति जो उस लोकेलिटी से में रहता है, वहाँ से गुजरता है, वो भी, हर बच्चा बूढ़ा उस व्यक्ति के बारे में जाने, क्योंकि धीरे धीरे पुराने लोग तो ख़त्म हो गए। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, उनके कारण आज हम लोग इस स्थिति में हैं। लेकिन हम लोग अगर उनके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में कहीं चित्र नहीं देखेंगे, तो हम लोग उनको नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए एक मतलब तरीका चला आया, एक परंपरा बनी कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी मूर्तियाँ स्थापित करवाई जाती हैं। लेकिन साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो सरकारी विभाग होते हैं ना, वो इनके प्रति मतलब बना तो देते हैं, वो एक तरीका है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए वो बना तो देते हैं, लेकिन उसका रख रखाव शायद उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और इसी से संबंधित ये बात भी दिखलाई गई है कि कैसे एक बनाना एक अलग चीज़ है, वो नगर पालिका विभाग ने बनवा दिया, लेकिन उसको
सही तरीके से रखने के लिए एरिया के लोगों, क्षेत्र के लोगों पर ये निर्भर करता है। अभी हम लोग ही बहुतों बार शिकायत करते हैं ना कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है। तो बहुत सारे समस्याएं ऐसी हैं ना जो लोकेलिटी के लोग खुद मिलकर के सॉल्व कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं और वो ज़्यादा बढ़िया परिणाम निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोग सभी दूसरे पे दोषारोपण करने में लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जो है व्यवस्था हमेशा अव्यवस्थित ही रह जाती है। ठीक है, और ऐसा ही कुछ। और दूसरा, देशभक्ति की भावना। हम लोग कितना भी कह लें ना कि देशभक्ति की भावना, अब पहले वाली देशभक्ति की भावना बहुत लोगों से हमने, आपने भी सुना होगा, हम लोग भी सुनते रहते हैं कि पहले के लोग की तरह अब के लोग नहीं होते हैं। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी हर तरह के लोग होते थे और आज के समय में भी हर तरह के लोग हैं। तो इसी सब पे आधारित कि देशभक्ति की भावना कोई ऐसी भावना नहीं है कि जो सरहद पे जा कर के लड़ रहा है वही देशभक्त कहलाएगा, है ना। हम समाज में अलग अलग क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक, पूर्ण निष्ठा से, अपनी योग्यता के अनुसार सही काम कर रहे हैं, तो वो भी एक देशभक्ति है। और ये सब भावना कोई ऐसी भावना नहीं है जो आज है कल नहीं रहेगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमेशा से कुछ लोग देश के व्यवस्था के खिलाफ भी काम करते हैं, गलत काम भी करते हैं, और कुछ लोग देशभक्त भी होते हैं, सही तरीके से भी। कहते हैं ना कि सच, अच्छाई और बुराई, सच और झूठ सब एक साथ चलता रहता है, और सब चल रहा है तभी दुनिया चल रही है। अगर सिर्फ झूठ हो जाए, अगर सिर्फ बुराई रह जाए तो फिर दुनिया का चलना मुश्किल है। तो वैसे ही कुछ देशभक्ति की भावना को दिखलाने के लिए और साधारण व्यक्ति में वो भावना कैसे दिखाई जाती है, कैसे दिख रही है, इस पर ये पाठ आपको आधारित है। तो मुख्य पात्र आपको हो गए, एक तो हालदार साहब जो एक कंपनी में काम करते हैं और एक कस्बे से समय समय पे गुजरते हैं। गुजरते वक्त जो है वो एक मूर्ति देखते हैं वहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस की है, लेकिन उस मूर्ति में एक खासियत है जिसके कारण इनका ध्यान उसकी ओर जाता है। और ये खासियत क्या है कि सुभाष चंद्र बोस के फेस को याद करने पे, चेहरे को याद करने पे ऑटोमेटिक हमें याद आता है एक टोपी लगी हुई और वर्दी पहने हुए व्यक्ति, और जिन्होंने एक चश्मा, मोटे काले फ्रेम का चश्मा लगा रखा है। लेकिन जब ये उधर से गुजरते हैं तो वो, इनकी नज़र इसलिए उस मूर्ति पर जाती है कि वो चश्मा मतलब बना हुआ फिक्स चश्मा नहीं रहता है जो कि परमानेंट रहे, ऐसा चश्मा नहीं है, बल्कि उसका फ्रेम बदलता रहता है। आज एक अलग फ्रेम उन्होंने देखा, 2 दिन बाद, मतलब अगली बार 2 दिन नहीं, वो लगभग 15 दिन पर वहाँ से गुजरते हैं, और जब वो अगली बार गुजरते हैं तो वहाँ पे फ्रेम फिर बदला हुआ नजर आता है। तो उनको बड़ी जिज्ञासा होती है कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है। तो उनको पहले लगता है, उन्होंने सोचा होगा शायद कि कोई ऐसा मतलब मजाक के सेंस में कर लेता है, या तब फिर उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है, और तब वो किससे मिलते हैं, वो एक पान वाले से मिलते हैं, जो भी इस पाठ का एक मुख्य पात्र है। वो पान वाला, पान की दुकान हम लोग चौक चौराहे पर देखते हैं प्रायः सभी जगह पर। वो पान वाले का चरित्र चित्रण भी आपको आता है कि वो कैसा देखने में लगता है। तो वो काला रंग का है, मोटा सा व्यक्ति है जिसकी तोंद काफ़ी निकली हुई है, एक काल्पनिक सोच करके देखिए, और वो हमेशा बात बात पे खीसे निपोड़ता है। ये वर्ड यूज किया गया है, इस शब्द का यूज किया गया है कि खीसे निपोड़ना मतलब क्या है कि अपनी पूरी दांत को दिखा के, बत्तीसी को दिखा करके हंसता है, किसी भी बात पर लोगों पे व्यंग करता है, चुटकी लेता है, गप करने में उसको बहुत मन लगता है, वो खुशमिजाज किस्म का है, और पान खाता भी रहता है, साथ में चबाता भी रहता है, थूकता भी रहता है, जिससे कि उसका दांत जो है सो थोड़ा रंगीन हुआ रहता है। तो ये चरित्र चित्रण उसका जो कैसी खासियत है, वो ये भी एक सवाल आपको आता है। तो उनसे वो मिलते हैं चौक पर, क्योंकि उसकी दुकान होती है, और उससे पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मूर्ति पर ये चश्मे का फ्रेम बार बार बदल कैसे जाता है, क्या बात है, कैसे बदल जाता है। तब वो बताता है ये काम आखिर कौन करता है। तब वो बोलता है कि ये काम वो बोलता है कि कैप्टन करता है। तो कैप्टन जो वर्ड है वो कहाँ से शब्द, ये शब्द जो है फौज से रिलेटेड होता है। तो इनको हालदार साहब को लगता है कि कैप्टन यानी कि कोई
फौजी होगा, कोई फौजी व्यक्ति होगा, एक अच्छे दिल डॉल वाला, एक अच्छे शारीरिक कद काठी वाला व्यक्ति होगा जिसके अंदर इस तरह की देशभक्ति की भावना होगी। इसी वजह से वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं पाता है और वो ऐसा करता है। तब पानवाला उनको उसका विस्तार पूर्वक बताता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो फौजी है, वस्तुतः वो एक लंगड़ा व्यक्ति है जिसका कि फौज से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो फिर इनको उत्सुकता होती है कि भाई फिर लोग उसको कैप्टन क्यों कहते हैं, तो लोग उसको कैप्टन उसकी इसी हरकत को देख करके कहते हैं। तो होता है ना कि ग्रामीण परिवेश में सभी एक दूसरे का नाम कुछ कुछ रख देते हैं, एक उपनाम टाइप का, तो उसकी इस हरकत के, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे की, क्योंकि मूर्ति जो नगर पालिका के द्वारा बनाई गई, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा गया कि चश्मा बहुत ज़रूरी चीज़ है, या तो बन नहीं पाया या सरकारी काम तो वैसे ही होता है कि पैसा ही खत्म हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो मूर्ति चश्मा विहीन रहती है। और उस व्यक्ति को ऐसा, उस लंगड़े व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बिना चश्मा के नेताजी कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं, उनका संपूर्ण रूप निखर के नहीं आ सकता। और वो वस्तुतः एक फेरी वाला व्यक्ति होता है जो कि कुछ चश्मे के फ्रेम को अपने साथ लेकर के घूमता है और कस्बे में बेचने का काम करता है। तो मान लीजिए आज उसने जिस चश्मे के फ्रेम को लगाया, ग्राहक कोई आया और उसने कहा कि नहीं, मुझे वही फ्रेम चाहिए जो चश्मे मूर्ति पे लगी हुई है, वैसा ही फ्रेम चाहिए, तो वो उसकी जीविका है वो, इसलिए वो उसको उतार करके उसे बेच देता है और उसके पास जो बचा हुआ चश्मा का फ्रेम रहता है उसमें से एक फ्रेम वहाँ पे लगा देता है और यही काम वो करता है। और इसी वजह से जब जब हालदार साहब उसको देखते हैं तब तब चश्मे का फ्रेम बदला हुआ उनको नजर आता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है इस पाठ की कि वो लंगड़ा, अरे वो कहाँ से जाएगा फौज में, और ये कह के पानवाला बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से हंसता है। और ये सुन करके हालदार साहब को कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि भले ही वो लंगड़ा व्यक्ति है लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर इतनी देशभक्ति की भावना तो है कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी को अधूरे रूप में देख नहीं पाता है और वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो पानवाला जब ऐसे कहता है तो उनको बुरा भी लगता है। कुछ दिनों बाद जब वो उधर से गुजरते हैं तब उन्होंने देखा क्या कि आज चश्मा विहीन है, तो उनको आश्चर्य लगा और फिर वो और भी ज़्यादा सोचते हैं। फिर एक आध बार तो ध्यान नहीं देते हैं, कुछ कारण हो गया होगा, लेकिन फिर उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर अब चश्मा क्यों नहीं लग रहा है। तब फिर वो पान वाले के पास जाते हैं, क्योंकि वही उनके जानकारी का खजाना होता है वहीं पर। तो वो फिर बोलता है कि अरे वो तो मर गया। और लेकिन वो ऐसा बोलते समय पान वाला भी फिर थोड़ा दुखी होता है, क्योंकि जब तक वो जीवित था वो व्यक्ति जीवित था, कैप्टन नामक व्यक्ति, तब तक तो उसकी हंसी उड़ा रहा था वो पान वाला। लेकिन जब उसके मौत की खबर वो देता है तो वो भी थोड़ा सा गमगीन होता है और हालदार साहब को भी बहुत बुरा लगता है और उनको लगता है कि अब ये परंपरा रुक जाएगी, क्योंकि अब तो शायद कस्बे में ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं है जो ये परंपरा जारी रखेगा, तो अब नेताजी की मूर्ति जो है बिना चश्मे के ही रह जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद, वही करीब 15 दिनों बाद जब वो उधर से गुजरते हैं एक आध बार के बाद, तब अचानक से वो मूर्ति की तरफ ऐसा अंत में कहानी के लेखक बताते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं कि वो उस मूर्ति की तरफ अब देखना ही नहीं चाहते हैं, वो रुकना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके जो आकर्षण का केंद्र था वो बदलता हुआ चश्मे का फ्रेम, अब उनको वो दिखता नहीं है, तो वो निराश हो रखे रहते हैं। लेकिन उस दिन जब वो गुजरते हैं तो अचानक से अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहते हैं और रुकने पर वो उतर करके उसके पास जाते हैं, उस मूर्ति के पास, और वो क्या देखते हैं कि सरकंडे का पतला बांस जो होता है ना, उससे बना हुआ एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ है। और ये देख करके उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है और उन्हें लगता है, उनको देख के ही लगता है कि कोई छोटे बच्चे ने खुद से बांस से तोड़ मरोड़ करके एक चश्मा जैसा बना करके मूर्ति को पहना दिया है। और तब उनको ये खुशी मिलती है अंदर से कि चलो, देशभक्ति की भावना किसी के रहने या नहीं रहने पे टिकी हुई नहीं है, ये तो एक भावना है जो अपने आप अगली पीढ़ी में जाती जाएगी और ये मतलब तरीका चलता जाएगा। लोग
एक दूसरे से जानकारी हासिल करते हुए सबको सम्मान देना, स्वतंत्रता सेनानियों की भावना का मतलब ख्याल रखना, उनके प्रति सम्मान प्रकट करना, देशभक्ति की भावना रखना, ये सब एक परंपरा है जो एक व्यक्ति के ख़त्म होने से या एक पीढ़ी के ख़त्म होने से नहीं ख़त्म होने वाली है, बल्कि ये तो लगातार जारी रहने वाली है। और ये देख करके हालदार साहब को बहुत प्रसन्नता होती है। और इसी के साथ ये पाठ ख़त्म होता है। ये पाठ का मुख्य बिंदु है, जिसको कि आपको मैंने संक्षिप्त रूप में बताया है। बाकी तो आप पाठ एक बार दो बार जरूर पूरा पाठ रीड कीजिए। तो मुख्य पात्र को दिमाग में रखिए, मुख्य घटनाओं को ध्यान में रखिए, और तब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न जो है इन्हीं सबसे रिलेटेड है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कैप्टन क्यों कहते थे अभी हमने बात की, क्योंकि वो सेनानी फौज में नहीं था, लेकिन उसकी जो भावना थी, उसकी जो गतिविधि थी, उसकी जो क्रियाएं थी, कि वो एक सुभाष चंद्र की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पा रहा था। तो इसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति दिख रही थी, और इस देशभक्ति की भावना को देखते हुए लोगों ने उनका उपनाम रख दिया था कैप्टन। ठीक है। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? क्योंकि उनको लगा कि कैप्टन की मृत्यु के साथ ही अब ये परंपरा खत्म हो जाएगी। अब जो है नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही दिखाई देगी। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जगाता है कि किसी एक व्यक्ति के मरने से देशभक्ति की भावना खत्म हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ने वाली भावना है, और फिर से एक बच्चे के द्वारा ये दिखलाई जा रही है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? ये इसी भावना के कारण कि नहीं, देशभक्ति की भावना कभी भी खत्म नहीं होगी, और ये समाज में बनी हुई रहेगी। सरकंडे के चश्मे को देख करके उनके अंदर ये आभास हुआ, और इससे की वजह से ही वो भावुक हो गए। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना एक महत्वपूर्ण सवाल होता है हिंदी में, जो आप लोगों को जानना चाहिए। आशय स्पष्ट करना को ही भावार्थ लिखना, भाव लिखना कहते हैं। इसमें कोई भी पंक्ति दी हुई रहती है तो थोड़ा सा इंट्रो आपको देना होता है कि ये किस पाठ से संबंधित वो पंक्ति है, और उस पाठ के लेखक कौन है। थोड़ा सा 2-3 लाइन में उस पाठ का मुख्य सारांश क्या हुआ वो लिख देना होता है, और फिर जो पंक्ति रहती है उस पंक्ति का विशेष अर्थ थोड़ा सा समझा करके, 2 लाइन में तो लिखा ही हुआ है, थोड़ा सा समझा करके उसको 2 का 4 बना करके आपको स्पष्ट करके लिख देना होता है। जैसे बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम मतलब मुल्क यानी कि देश, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। जब पान वाला थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से बोलता है शुरू में कैप्टन पर, मतलब वो लंगड़े चश्मे वाले पर, तो वो सुन करके उनको अच्छा नहीं लगता हालदार साहब को, और उस समय वो ऐसा सोचते हैं कि कितने ही लोग जो होते हैं वो देश के लिए, देश के हित के लिए अपना जान तक, घर बार और क्या अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं, और फिर भी लोग जो है उनका सम्मान करने की जगह व्यंग्यात्मक तरीके से उस पर हंसते हैं। तो ये देख करके हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता, और सोचते हैं कि ऐसे देश का कैसे मतलब विकास होगा, क्योंकि हर व्यक्ति में ये भावना तो थोड़ी होनी ही चाहिए। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र मतलब वही हुआ कि आप ऐसे लिखिए कि पढ़ने वाले की नज़र के सामने एक हुलिया सामने से आ जाए। तो जो अभी मैंने पाठ के बीच में बताया, मोटा, काला, बड़ी तोंद वाला, बात करते करते हमेशा दांत खीसे निपोड़ देता था, मतलब दांत दिखा के हंसता था, व्यंग्यात्मक तरीके से बोलता था, पान हमेशा चबाते रहता था जिसके कारण उसके दांत रंग बिरंगे हो रखे थे, हमेशा सामने में थूक पीक फेंकता रहता था, पान का थूक फेंकता रहता था, वो उसका रेखा चित्र हो गया। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये बात उस कैप्टन चश्मे वाले के लिए पान वाला कहते हैं, जिसको सुन करके अच्छा नहीं लगता है, हालदार साहब को भी नहीं अच्छा लगता, और
वस्तुतः किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पाठ से संबंधित ये सारे आपको प्रश्न हैं, और उसके बाद रचना अभिव्यक्ति का प्रश्न, ये सब प्रश्न आप एक बार देख लेंगे और देख करके तैयारी करेंगे, सारांश पर ध्यान देंगे, चैप्टर को 2 से 3 बार जरूर रीड कीजिए। इतनी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। धन्यवाद।